एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आएगा बिग डेटा के ही अंदर, जिसका नाम है HDFS। ठीक है, तो HDFS बेसिकली पता है सभी, अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो आप लिख सकते हो। इसको हम बोलेंगे हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने हडूप के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन इसमें मैं बता देती हूँ कि जब हडूप को डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के साथ कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बिग डेटा की, तो बिग डेटा को स्टोर करने के लिए जो बहुत ही हडूप है, जो बहुत कैपेबल है बिग डेटा को स्टोरेज के लिए, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बताता है कि डेटा जो है इसमें बहुत ही रिमोटली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। नंबर ऑफ यूजर्स कितने भी हों वो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। डेटा की जो है एक्सेसिबिलिटी बहुत ही क्विक है, फास्ट है। तो जब भी हम बिग डेटा के स्टोरेज की बात करते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस हम हैंडल कर रहे हैं, जो बिग डेटा को हैंडल कर रहे हैं, तो वो हडूप को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कैपेबल है बिग डेटा को ना कि स्टोर करने के लिए एज वेल एज उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी हम कोई भी डेटा फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो उसका थ्रूपुट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो थ्रूपुट हाई इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, हमें क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराता है डेटा का। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर होता है। वो हम सेंट्रलाइज्ड एक ही सिस्टम पे नहीं करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर करते हैं, सो दैट उसका एक्सेस टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। एक और इम्प्रूवमेंट हुई जब हडूप का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें क्या हुआ कि जो डेटा होता है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में तो है ही, तो उसका एक्सेस भी फास्ट हो गया। इसके अलावा मैं कुछ आपको बेसिक एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आएंगे। सपोज दैट यहाँ पे दो एक टर्म का इंट्रोडक्शन मैं दे रही हूँ, एक होता है नेम नोड और एक होता है डेटा नोड। ये दो टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली। अब जब मैं बात करती हूँ नेम नोड और डेटा नोड, ये किसमें यूज होते हैं, ये आते हैं HDFS के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इन दोनों नोड का अपना एक टास्क होता है, अपने अपने टास्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा HDFS का क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट मशीन है हमारी, और ये क्या होता है, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पे जो होता है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन डेटा नोड के साथ में नहीं होता है। इंटरेक्शन किसके थ्रू होता है, मास्टर नोड के थ्रू। नेम नोड को ना बेसिकली हम मास्टर नोड भी बोल देते हैं, वो इसलिए क्यों बोलते हैं बताती हूँ मैं आगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ना डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें आप देखो एक तो HDFS क्लाइंट है, क्लाइंट मशीन है, उसके अलावा यहाँ पे एक मास्टर नोड है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में, और मास्टर नोड से उसके जितने भी डेटा नोड है वो कनेक्टेड है। अब ये तो 4-5 में तो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल डेटा नोड होते हैं इसमें। अब क्या होता है कि हर एक नोड का अपना एक लोकल डिस्क के साथ वो कनेक्टेड होता है, यानी डेटा रिमोटली तो प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ वो लोकल डिस्क पे भी एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर डेटा नोड के। अब देखो इसमें क्या होगा, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक डेटा फाइल है जिसका साइज है 520 MB, मतलब एक मिनिमम साइज लेके चल रही हूँ मैं, साइज कुछ भी हो सकता है आपकी फाइल का। मेरी जो फाइल है अभी 520 MB का उसका साइज है। अब मुझे क्या करना है, DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के थ्रू मुझे उसको क्या करना है, स्टोर करना है। तो अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब मैं समझा रही हूँ कि इसमें से सपोज दैट 128 MB का डेटा मैंने इस नोड पे गया, मेरा 128 MB मैंने यहाँ स्टोर किया, 120 MB मैंने यहाँ स्टोर किया, 120 यहाँ पे किया, और जो रिमेनिंग 8 MB बचा वो नेक्स्ट डेटा नोड पे चला गया। इस तरीके से डेटा का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोरेज हुआ। पूरा का पूरा 520 एक ही डेटा नोड पे नहीं जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमें डिफरेंट डेटा नोड पे स्टोर कर दिया। ये तो हो गया स्टोरेज के पर्पज से। अब क्या होता है, जब भी क्या होता है, जब डेटा स्टोर होता है ना, तो क्या होता है उसकी फाइल्स जो बनती हैं, तो उसमें क्या करता है, क्योंकि ये जो HDFS है ना, ये एक्चुअली सपोर्ट करता है आपके रेप्लिकेशन को। ये जब हम HDFS का ये स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, तो ये ग्राफिकली मैंने इसलिए ड्रॉ किया है सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो एक तो इसमें ये है कि ये बहुत ही प्राइमरी एप्लीकेशन है हडूप की, HDFS की, हडूप को यूज करना। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक तो हमें हाई थ्रूपुट प्रोवाइड करता है जब भी हम कोई भी फाइल एक्सेस करते हैं, एज वेल एज उस फाइल की क्या करता है, रेप्लिकास क्रिएट करता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है रेप्लिकेशन फैक्टर को। ये इसका एक फैक्टर है, रेप्लिकेशन फैक्टर उसको सपोर्ट करता है। इट मीन्स दैट क्या है इसका,
एक फाइल जो है उसको सपोज दैट डेटा, क्योंकि इसमें ये है कि ये क्लियर है कि जो भी डेटा है हमारा वो जो स्टोर होगा ना वो डेटा नोड पे ही होगा। नेम नोड के अंदर इस टाइप का डायरेक्ट फाइल का डेटा सेव नहीं होगा। उसमें क्या होगा वो मैं बताती हूँ। जो भी हमारे डेटा है, फाइल है हमारी, तो उसकी एक कॉपी सपोज दैट जैसे एक्स नाम दिया मैंने उसको और मैंने डेटा नोड के यहाँ पे मैंने उसको स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, वो ऐसा नहीं है कि एक पे स्टोर करा और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी क्या होता है, रेप्लिकेशन क्रिएट करता है, जिससे कि अगर मान लो इस सिस्टम में कोई फेलियर अगर होता है तो आपका कंप्लीट डेटा लॉस ना हो। तो क्या करता है, ये जो मैंने एक उसकी कॉपी, ये ओरिजिनल है, उसके बाद एक कॉपी मैंने उसकी यहाँ क्रिएट कर दी, इस नोड पे डेटा नोड पे क्रिएट कर दी, और एक कॉपी यहाँ इस डेटा नोड पे क्रिएट कर दी। यानी कि क्या होता है, रेप्लिकेशन क्रिएट होता है, सो दैट अगर कहीं से भी डेटा एक्सेस, सपोज ये सिस्टम अभी लोडेड है, ये आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो डेटा रिमोटली एक्सेस करके यूजर के पास डेटा जो एक्सेस है वो उसी टाइम मैनर में होना चाहिए, क्विक एक्सेस होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एचडीएफएस है ये रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है, मल्टीपल एटलीस्ट 2 से 3 रेप्लिकास को क्रिएट करता ही करता है। दूसरा, ये क्रिएट करने के पीछे रीजन ये है, एक टर्म यूज की सुना होगा आपने, फॉल्ट टॉलरेंस, जिससे क्या होता है अगर सिस्टम फॉल्ट होता भी है तो उससे डेटा लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वो रेप्लिका क्रिएट करता है, रिमोटली भी एक्सेस कर सकता है और हर एक के पास अपना लोकल डेटा भी रहेगा। अब क्या होता है, डेटा जो है वो डेटा नोड के पास है, तो फिर नेम नोड के पास क्या होगा। नेम नोड बेसिकली क्या करता है, क्योंकि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो वो डायरेक्ट डेटा नोड, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता ना उसका डेटा किस मशीन पे है, किस डेटा नोड पे है, क्या उसका आईपी एड्रेस है। अब मैंने जैसे 520 MB की मेरी फाइल थी, 128 यहाँ पड़ा है मेरा, नेक्स्ट 120 यहाँ पड़ा है, बचा हुआ 8 MB यहाँ पड़ा है। क्लाइंट को नहीं पता ना, मुझे तो नहीं पता कि मेरा डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में पड़ा हुआ है, मुझे मेरा कंप्लीट डेटा एक्सेस चाहिए या मुझे पर्टिकुलर डेटा फाइल कुछ पोर्शन ऑफ डेटा चाहिए। तो क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कि कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है, कितना पीस ऑफ डेटा किस डेटा नोड में है, उसका आईपी क्या है, ये सारी चीजें होती है। ये किसके अंदर आती हैं, ये टर्म यूज होता है मेटा डेटा, जो मैंने आपको डीबीएमएस में भी पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बताया था, मेटा डेटा। ये क्या होता है, डेटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते थे ना शॉर्ट में डेटा अबाउट डेटा। इसमें क्या था, जो डेटा है वो किस डेटा नोड पे पड़ा हुआ है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो क्या क्या चीजें कंटेन करके रखता है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो स्टोर होती है वो नेम नोड के अंदर रहती हैं। इसीलिए इसको एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे कभी कभी नेम नोड की जगह मास्टर नोड भी यूज करते हैं, और डेटा नोड को ना कई जगह आप स्लेव नोड भी यूज करते हैं वर्ड इसके लिए। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो होता है ये सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, और डेटा का स्टोरेज जो होता है वो डेटा नोड पे होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है रेप्लिकेशन फॉर्मेट में हो रहा है, जिससे कि फॉल्ट टॉलरेंस के चांसेस कम होते हैं, थ्रूपुट हाई होता है क्योंकि क्विक एक्सेसिबल होता है डेटा, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो आप डेटा को 24/7, एक्सेस स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है कि जितने भी नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज होते रहे, जैसे कि हम फेसबुक एग्जांपल शुरू से कंटिन्यू किया है, अगर उसी को भी देखें तो जो मिलियंस ऑफ यूजर्स तो हैं लेकिन पर डे नंबर ऑफ यूजर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो ये स्केलेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। तो अभी क्या होता है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है एचडीएफएस के अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं रैक अवेयरनेस। तो ये क्या करते हैं, कुछ डेटा नोड को कलेक्ट करके ना एक रैक बना देते हैं, जिसको ये बोलते हैं डेटा रैक। सपोज दैट मैंने ये 4 नोड को कंबाइन किया और इसको बोला कि ये एक रैक बन गया, ठीक है। बेसिकली 20 to 40 जो रहते हैं डेटा नोड वो एक रैक में होते हैं बेसिकली, तो ये रैक बना देते हैं। तो रैक में क्या होता है, डेटा नोड्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। अब एक मैं इसको थोड़ा सा रब करके, एक रैक का फॉर्मेट जो नॉर्मल रैक हम यूज करते हैं वही रैक यूज होगा, लेकिन सपोज दैट जैसे इस टाइप के रैक्स हम यूज करते हैं, बुक शेल्फ वगैरह यूज करते हैं, सपोज दैट ये हमारी एक रैक है, ठीक है, इसको बोलते हैं रैक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि सपोज दैट मेरी इस फाइल का एक डेटा जो था एक्स, वो मैंने इस डेटा नोड पे डाला था, लेकिन जो दूसरा था वो दूसरे नोड पे था और वो अलग अलग नोड्स पे था। लेकिन इसमें क्या होगा, सारा का सारा जो मेरी फाइल है उसका डेटा एक ही नोड एक ही रैक में नहीं जाएगा, वो डिफरेंट रैक में जाएगा। सपोज दैट
ये डेटा नोड 1 हो गया, ये नेक्स्ट डेटा नोड हो गया। अब यहाँ पे मान लो मेरी फाइल का नाम x था, चला गया, बाई कोई दूसरी फाइल है वो चली गई, जेड चला गया, ABCD कुछ भी चला गया जी फाइल्स के नेम। लेकिन इसमें क्या कंडीशन ये है कि इसमें सेम फाइल के जो कंपोनेंट हैं वो नहीं जाते, यानी कि मेरी फाइल की जो रेप्लिका होगी वो रैक 1 में नहीं होगी, वो किसी दूसरी रैक में होगी, वो सेम। क्योंकि अगर सारी की सारी रेप्लिकास सेम रैक में हुई तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। अगर वो एक रैक फेलियर हुआ तो आपकी रेप्लिका क्रिएट करने का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि वो सारी रेप्लिका भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए क्या होता है, एक कॉपी एक रैक में और रिमेनिंग उसकी जो रेप्लिकास होती हैं वो डिफरेंट रैक में प्रिजर्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे इसमें एक होता है लोकल वाला कॉन्सेप्ट, एक होता है रिमोट। लोकल का मतलब क्या है, जैसे ये एक रैक है, ये अपने अंदर एक फाइल इसने क्रिएट की है, अब मुझे यूजर को उस फाइल को एक्सेस करना है, तो ये इसकी लोकल जो होगा यहाँ से उसको प्रोवाइड करा देगा। और अगर रिमोट से भी करा सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है जो नियर बाय होता है वहां से प्रोवाइड कराते हैं। तो ये रैक का कॉन्सेप्ट इसीलिए हुआ, यहाँ पे जो हमारे डेटा नोड होते हैं इनको हम कंबाइन करते हैं, लेकिन कंडीशन इज दैट सेम फाइल की आप यहाँ पे रेप्लिकास स्टोर नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ रेप्लिकेशन का और रैक का। अब एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम नेम नोड की बात करें, डेटा नोड के बारे में तो आप समझ गए, मतलब क्या है, सिर्फ डेटा को स्टोर करना, उसकी रेप्लिकास को स्टोर करना, उसके बाद उनको रैक के फॉर्मेट में अरेंज करना, ये सारा काम जो डेटा से रिलेटेड काम है वो डेटा नोड के अंदर होगा। नेम नोड का काम है कि कौन सा डेटा कहाँ है, कैसे स्टोर है, किस फाइल फॉर्मेट में है, कैसे एक्सेस होगा, IP एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है वो नेम नोड के पास होती है। अब नेम नोड में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एक इसमें होता है आपका FS इमेज। तो मैं अभी आपको नेम नोड का फीचर्स बताई थी। डेटा नोड क्लियर हो गया, डेटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपकी डेटा नोड में रहेगी और उस डेटा की रिगार्डिंग जो भी उस आपका फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर हुआ उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है मास्टर नोड। तो या मास्टर नोड को आप नेम नोड भी बोलते हो, ठीक है। इसीलिए इसमें एक टर्म यूज होता है जो फ्रिक्वेंटली आप देखते हो ना, एक होता है टास्क ट्रैकर, ये मैं आगे बताऊंगी। ओके, तो अभी मैं नेम नोड के बारे में आपको बता रही थी। नेम नोड के बारे में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं, दो उसके फीचर्स आप बोल सकते हो। एक तो होता है FS इमेज और एक होता है एडिट लॉग। इन दोनों का अपना अपना टास्क है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसीलिए क्या होता है कि जो डेटा नोड में जो डेटा है ना उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी की सारी हमारी नेम नोड के अंदर रहती है बेसिकली, है ना। तो इसीलिए इसमें ना बहुत आगे चल के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी आपको कि इसमें टास्क ट्रैकर यूज होता है और एक जॉब ट्रैकर यूज होता है। अभी मैं फिलहाल बात करती हूँ आपकी FS इमेज और एडिट लॉग। एडिट लॉग में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन एक लॉग फाइल क्रिएट होती है। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है कि कौन सा डेटा आपने रिसेंटली डिलीट किया, क्या आपने अब चेंजेस किए, अपडेट किए, आपने उसको एड्रेस चेंज किया, जो भी डेटा को इस टाइप की एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो वो सारी एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाती है, जिससे ये पता रहता है ये फाइल थी बट ये डिलीट हो चुकी है, तो उसका एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाती है। तो एडिट लॉग में वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ये कंटेन कौन करके रखता है, ये डेटा नोड के पास नहीं रहती, ये इन्फॉर्मेशन होती है हमारी नेम नोड के पास, यानी कि मास्टर नोड के पास। ये हमारा मास्टर नोड है, ठीक है। अब बात आती है FS इमेजेस। ये क्या अपने अंदर करता है कंटेन। FS इमेजेस में जैसे मैंने बोला था ना, मेटा डेटा को स्टोर करता है मास्टर नोड की फाइल्स जो है वो किस किस सिस्टम पे स्टोर है, मुझे जो डेटा फैच करना है वो एट प्रेजेंट अभी किस डेटा नोड में है। मान लो मेरे फाइल को ब्रेक किया था 120 के फॉर्मेट में, उसमें से अभी मुझे जो डेटा चाहिए वो कौन से वाली डेटा नोड में स्टोर है वो यूजर को नहीं पता। वो डेटा नोड भी कैसे पता चलेगा कि क्या देना है, क्या रिट्राइव करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है हमारी। तो उनको एक फाइल क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं FS इमेजेस, जो अपने अंदर ये सारी इमेजेस की एक फाइल क्रिएट करता है जिसमें ये सारा डेटा रहता है और ये कंबाइंड इंफॉर्मेशन रहती है नेम नोड के पास, इसीलिए उसको मास्टर नोड कहते हैं ना, कि इसके पास आपके डेटा की ओवरऑल इंफॉर्मेशन रहती है। डेटा नोड तो अपने अंदर डेटा को कंटेंट करके और उसकी रेप्लिकास वगैरह क्रिएट करने का टास्क होता है। तो बेसिकली LDFS जो होता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये इसी टाइप के उसके हिसाब से चीज़ों के हिसाब से वर्क करता है। मास्टर नेम, स्लेव नोड, सभी का अपना अपना टास्क है। हडूप इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड इसको यूज़ करता है
कि जब भी हम बिग डेटा की बात करते हैं तो हडूप भी इसको सपोर्ट करता है। प्राइमरी एप्लीकेशन है डेटा को स्टोर करने की एज वेल एज डेटा को एक्सेस करने की। अब इसके थ्रू हम दोनों टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं अपनी फाइल के ऊपर। रीड ऑपरेशन बहुत ईजी है, आप कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है राइट एप्लीकेशन, मतलब जब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि क्या होता है रीड ऑपरेशन को तो आपको सिर्फ आपका जो भी डेटा है उसको आप रीड करना चाह रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन नेम नोड के पास है, वो इजीली आपको उसको एक्सेस प्रोवाइड करा देगा। प्रॉब्लम होगी राइट ऑपरेशन के साथ में, प्रॉब्लम नहीं मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब भी आपकी फाइल आता है तो एटलीस्ट उसके 2 और 3 रेप्लिकास क्रिएट होते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। तो क्या होगा अगर आपने एक फाइल में चेंजेस किए तो साइमल्टेनियसली वो चेंजेस आपको सारी रेप्लिकास में भी करना पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब क्लाइंट के एक्सेस की रिक्वेस्ट आई तो वो किस डेटा नोड से डेटा को एक्सेस कर रहा है, वहाँ पे अपडेशन डन हुआ है या नहीं हुआ, वहाँ पे राइटिंग कंप्लीट हुई है या नहीं। यानी कि क्या होगा जब भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ओरिजिनल डेटा के साथ साथ उसकी जो भी रेप्लिकास है वहाँ पे भी साइमल्टेनियसली राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं इजीली, और ये सारी इसकी प्रोसेस है। तो SDFS का कॉन्सेप्ट इतना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो है वो मैं इसकी कुछ टूल्स भी हैं जो भी हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और इसी के कंटिन्यूस में नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।